बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट कर रहे हैं हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट चैप्टर है हमारे पास। बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर थोड़ा सा पहले हम इसका बैकग्राउंड समझते हैं कि इसके अंदर हमारे पास नॉर्मली होता क्या है। मेरे पास डिफरेंट एसेट्स है। अगर मैं एसेट्स की एग्जांपल लूं, जैसे कि मेरे पास एसेट्स की अगर एग्जांपल ली जाए तो कैश मेरे पास एक एसेट है, इसी तरीके से अकाउंट रिसीवेबल मेरे पास एक एसेट है, फर्नीचर भी मेरे पास एक एसेट है। मैं एक जनरल बात कर रहा हूं, चाहे करंट एसेट्स हो या नॉन करंट एसेट हो। मशीन भी मेरे पास एक एसेट है, ऑफिस सप्लाईज भी मेरे पास एक करंट एसेट्स है। डिफरेंट एसेट्स मेरे पास यहां पर मौजूद है। लेकिन अगर मैं इन तमाम एसेट्स को थोड़ा सा ऑब्जर्व करूं तो इन तमाम एसेट्स की जो रिकॉर्ड कीपिंग है, यानी कि जो रिकॉर्डिंग है, वो वन साइड होती है, यानी कि एक ही जगह पे नॉर्मली रिकॉर्ड इसका मेंटेन किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक कंपनी है, उसके फर्नीचर्स हैं, तो फर्नीचर की इंफॉर्मेशन कंपनी ने अपने पास मेंटेन की हुई होगी। इक्विपमेंट है, मशीन है, कैश है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन कंपनी अपने पास रिकॉर्ड मेंटेन करती है। बट एक एसेट ऐसा है, इन तमाम एसेट्स में एक एसेट ऐसा है जिसका नाम है बैंक। इस बैंक से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन या जो ट्रांजैक्शंस है या जो इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज हैं, वो बैंक से रिलेटेड जो इनफ्लोज और आउटफ्लोज या जो ट्रांजैक्शंस या जो एक्टिविटीज हैं, वो दो जगहों पे रिकॉर्ड की जाती हैं। यानी कि बैंक एक ऐसा वाहिद एसेट है जिसकी रिकॉर्ड मेंटेनेंस, आई रिपीट, क्या वर्ड यूज किया मैंने, जिसकी रिकॉर्ड मेंटेनेंस, दैट इज द इंक्रीज और डिक्रीज, दैट इज द इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज, उसकी जो रिकॉर्ड मेंटेनेंस है, वो रिकॉर्ड मेंटेनेंस दो जगहों पे की जाती है। दैट इज इन कंपनीज, यानी कि कंपनी में इसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, एज वेल एज इट इज ऑल्सो रिकॉर्डेड इन द बैंक। यानी कि बैंक जो है उसके पास भी ये रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। इट में ईदर बी HPL, UPL, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, जो भी आपके पास बैंक्स हैं, बैंक भी इसका रिकॉर्ड मेंटेन करता है। ऐसा होता नहीं है नॉर्मली कि अगर मैं ये कहूं कि यार मैंने अपनी कंपनी में रिकॉर्ड मेंटेन कर लिया है, बैंक को जरूरत नहीं है रिकॉर्ड मेंटेन करने की। नहीं, ऐसा भी नहीं होता कि बैंक वाला रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है तो कंपनी ये कहे कि हमें रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत नहीं, ऐसा भी नहीं होता। इट मींस बैंक एक ऐसा वाहिद एसेट है जिसकी रिकॉर्ड मेंटेनेंस दो जगहों पे नॉर्मली हो रही होती है। दैट इज इन कंपनी भी रिकॉर्ड मेंटेन करती है और बैंक भी नॉर्मली रिकॉर्ड मेंटेन करता है। सेकंड पॉइंट, सर कंपनी जिस जगह पे ये रिकॉर्ड मेंटेन करती है उसको नॉर्मली हम कहते हैं कैश बुक, उसको नॉर्मली हम वर्ड देते हैं या इसको नॉर्मली हम कहते हैं दैट इज कैश बुक। कैश बुक या नॉर्मली इसको बैंक लेजर भी कहा जाता है। कैश बुक कह लें या नॉर्मली इसको बैंक लेजर भी कहा जाता है। यानी कि कंपनी जिस जगह पे ये रिकॉर्ड मेंटेन करती है इसको नॉर्मली हम कैश बुक या बैंक लेजर कहते हैं। इसी तरीके से बैंक जिस जगह पे जिस डॉक्यूमेंट में ये रिकॉर्ड मेंटेनेंस करता है इसको नॉर्मली हम कहते हैं बैंक स्टेटमेंट। इसको हम नाम देते हैं दैट इज बैंक स्टेटमेंट। अच्छा, कैश बुक के बारे में हमारे पास आइडियाज हैं कि कैश बुक क्या होती है, किस तरीके से बनती है, थोड़ा सा हम रिकैप भी कर लेंगे अभी। लेकिन अभी पहले फिलहाल हम समझते हैं कि व्हाट इज बैंक स्टेटमेंट। तो पहली बात कि बैंक स्टेटमेंट के बारे में हम एक बात थोड़ा सा नोट कर ले कि बैंक स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय, पहली बात, बैंक स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय बैंक। बैंक स्टेटमेंट कौन बनाता है? बैंक प्रिपेयर करता है। इट इज प्रिपेयर्ड बाय बैंक एंड सेंट टू देयर कस्टमर्स। जो इनके अकाउंट होल्डर्स हैं, जो इनके कस्टमर्स हैं, नॉर्मली ये उनको सेंड की जाती है। अच्छा, दूसरी चीज कि सर बैंक स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, तो नॉर्मली चार तरह की ट्रांजैक्शंस, चार तरह की आपके पास यहां पर एक्टिविटीज नॉर्मली रिपोर्ट की जाती है इसके अंदर। नंबर वन, सबसे पहले इसके अंदर ओपनिंग बैलेंस फॉर द पीरियड होगा कि कितना ओपनिंग बैलेंस है। नंबर टू, डिपॉजिट्स ड्यूरिंग द ईयर या ड्यूरिंग द पीरियड, ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द पीरियड या ड्यूरिंग द मंथ कह लें, डिपॉजिट्स इसके अंदर रिकॉर्ड किए जाते हैं। थर्ड इज विड्रॉल्स, कि कितनी विड्रॉल्स अकाउंट से हुई हैं या कितनी पेमेंट्स हुई हैं। एंड फाइनली द क्लोजिंग बैलेंस, एंड फाइनली द क्लोजिंग बैलेंस के बैंक स्टेटमेंट के अंदर क्लोजिंग बैलेंस बता दिया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें बैंक स्टेटमेंट से रिलेटेड है कि बैंक स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय द बैंक, बैंक इसको प्रिपेयर करता है। नंबर टू, इसमें चार एक्टिविटीज नॉर्मली होती है। नंबर वन, द ओपनिंग बैलेंस एट बैंक, बैंक में कितना पैसा मौजूद है आपका। Number two, the deposits during the period, withdrawals during the period, and then finally the closing balance के period end पे कितना closing balance बैंक में मौजूद है। तो ये कुछ एक्टिविटीज हैं जो कि बैंक स्टेटमेंट के अंदर रिकॉर्ड की जाती है। Now let's recall the cash book। कैश बुक में नॉर्मली क्या होता है? कैश बुक में नॉर्मली क्या होता है?
अच्छा, कैश बुक के अंदर नॉर्मली क्या हो रहा होता है कि अगर मैं कैश बुक देखूं तो कैश बुक के अंदर मेरे पास दो साइड्स होती है. इट्स जस्ट लाइक एन लेजर, एक लेजर की तरह है. इसमें दो साइड्स नॉर्मली होती है, एक रिसिप्ट साइड और एक होती है पेमेंट साइड. रिसिप्ट साइड कुड ईदर बी नोन एज डेबिट साइड एंड पेमेंट साइड के लिए हम लिख सकते हैं दैट इज द क्रेडिट साइड. अच्छा, कैश बुक अगर आइडियली देखी जाए तो 3 कॉलम कैश बुक होती है, जिसमें डिस्काउंट का कॉलम होता है, कैश का कॉलम होता है एंड बैंक का कॉलम होता है. यानी कि अगर मैं कैश बुक में देखूं तो कैश बुक के अंदर मेरे पास मेनली, अगर हम अभी अपने टॉपिक से बिल्कुल कंसर्न बात करें, तो एक कैश का कॉलम होता है और एक बैंक का कॉलम होता है. इसी तरीके से रिसिप्ट साइड में भी एक कैश का कॉलम होता है और एक बैंक का कॉलम होता है. कैश और बैंक का यहाँ पे नॉर्मली कॉलम्स होते हैं. अच्छा, अब यहां पर हम जब बात कर रहे हैं कैश बुक की, तो कैश बुक के अंदर इसको पढ़ते इस तरीके से, कैश बुक कैश कॉलम एंड कैश बुक बैंक कॉलम, कैश बुक कैश कॉलम एंड कैश बुक बैंक कॉलम. अभी हमारा जो मेजर फोकस है, मेजर कंसर्न है, दैट इज द बैंक. अभी हम बैंक से ही स्पेसिफिकली डील कर रहे हैं. इट मींस अभी जो हम यहाँ पे बात करेंगे, हम बात करेंगे कैश बुक के बैंक कॉलम की. तो इट मींस कैश बुक का जो कैश कॉलम है, इससे अभी हमारा फिलहाल कोई कंसर्न नहीं है. हम यहाँ पे स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं कैश बुक के बैंक कॉलम से. दैट मींस कि अगर मैं बैंक में अमाउंट डिपॉजिट करता हूं तो मैं रिसिप्ट साइड पे रिकॉर्ड करूंगा, और अगर मैं पेमेंट्स करता हूं तो उसका मतलब मैं इसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करूंगा. तो ये कैश बुक एक छोटा सा स्केच है जिसमें नॉर्मली हम करते गए ओपनिंग बैलेंस, सेम वही बात है, ओपनिंग बैलेंस, डिपॉजिट्स ड्यूरिंग द पीरियड, विथड्रॉल्स एंड देन फिर फाइनली हम इसका क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करते हैं. दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सर अब मेरे पास यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट भी है और कैश बुक भी है. हम जब अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, यानी कि व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन, हम कौन सा बैलेंस रिपोर्ट करते हैं नॉर्मली, यानी कि किसको हम प्रायोरिटी देते हैं, किसको प्रेफरेंस देते हैं. तो याद रखिएगा, हम कैश बुक का जो बैलेंस होगा, जो कैश बुक का बैलेंस होता है, वो कैश बुक का बैलेंस हम शो करते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर. आगे चल के बात क्लियर हो जाएगी. मैं क्यों कहना चाह रहा हूं कि जब भी हम यहाँ पे बात करेंगे, जब भी हम बात करेंगे कि बैंक स्टेटमेंट जब भी हम बात करेंगे कि बैंक का जो बैलेंस हमें पुट करना है बैलेंस शीट के अंदर, यानी कि कैश एट बैंक जो कि करंट एसेट है आपका, तो हम कौन सी वैल्यू वहां पे लिखेंगे. तो याद रखिएगा, हम हमेशा जो है वो कैश बुक को फोकस करेंगे. तो कैश बुक का जो भी बैलेंस होगा वो बैंक यानी कि आपकी बैलेंस शीट के अंदर रिपोर्ट किया जाएगा एज अ करंट एसेट. तो एक बात अपने पास ये नोट कीजिएगा. अच्छा खैर, हमने दो चीज देखी कि सर बैंक का जो बैलेंस है वो दोनों जगहों पे मेंटेन किया जा रहा होता है, दैट इज कंपनी में भी और बैंक में भी. कंपनी में जिस जगह पे रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है उसको हम कैश बुक कहते हैं या बैंक लेजर कहा जाता है, और बैंक में जिस जगह पे मेंटेन किया जाता है उसको हम बैंक स्टेटमेंट कहते हैं. सर ये क्यों बता रहे हैं? आइडियली होना क्या चाहिए? आइडियली होना ये चाहिए कि कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस इक्वल होना चाहिए, सेम होना चाहिए. क्यों? फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि मैं एज पर कैश बुक कह रहा हूं कि 5 लाख रुपीस मेरे अकाउंट में मौजूद है. एज पर कंपनीज रिकॉर्ड 500,000 का बैलेंस है मेरा बैंक का. अब मुझे खुद बताएं कि बैंक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली भी मेरा बैलेंस कितना होना चाहिए? ऑब्वियसली 500,000. जब मैं कह रहा हूं कि मेरे अकाउंट में 5 लाख है तो बैंक भी यही कहेगा कि आपके अकाउंट में 5 लाख है. लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है. प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं, प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ डिस्प्यूट्स होते हैं, प्रैक्टिकली ये बैलेंसेस इक्वल नहीं होते. तो क्यों नहीं इक्वल होते? एज एक इलस्ट्रेशन, एक एग्जांपल मैं थोड़ी सी समझाने की कोशिश करता हूं एंड फिर हम देखते हैं कि क्यों ये बैलेंसेस इक्वल नहीं हो रहे होते. तो एज इसको समझने की हम कोशिश करें. अच्छा, एक छोटी सी एग्जांपल ले रहा हूं कि मेरे पास एक कैश बुक है यहाँ पे, और मुझे पता है कि कैश बुक के अंदर 2 कॉलम्स होते हैं, एक कैश का और एक बैंक का. फिलहाल अभी मेरे लिए बैंक का कॉलम ज्यादा मैटर करता है, तो मैं यहाँ पे एक ही कॉलम के ऊपर यहाँ पे वर्कआउट कर रहा हूं. लेट्स से बैंक का कॉलम, और 2 साइड्स है, एक रिसिप्ट साइड है और एक डेफिनेटली पेमेंट साइड है. अच्छा, रिसिप्ट साइड में मेरे पास सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस आ रहा होगा, दैट इज बैलेंस बीडी, और लेट्स से 500,000 का ओपनिंग बैलेंस मेरे पास यहां पर आ रहा है. कैश बुक के बैंक कॉलम का ओपनिंग बैलेंस आ रहा है 5 लाख. अच्छा, अब अगर मेरे कैश बुक में 5 लाख है तो उसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि बैंक स्टेटमेंट अगर मैं देख रहा हूं तो बैंक स्टेटमेंट के अंदर, यानी कि जो मेरे पास बैंक स्टेटमेंट होगी, उस बैंक स्टेटमेंट का ओपनिंग बैलेंस भी कितना आना चाहिए? सर ओपनिंग बैलेंस भी 5 लाख ही आना चाहिए. लेट्स से, और ओपनिंग बैलेंस कितना है? दैट इज 500,000. ड्यूरिंग द मंथ
मैंने कुछ अमाउंट डिपॉजिट करी अपने बैंक अकाउंट में, जैसे ही डिपॉजिट की मैंने अपनी कैश बुक को अपडेट कर दिया होगा। लेट्स से 100,000 से मैंने यहाँ पर कैश बुक को अपडेट कर दिया और मैंने कुछ अमाउंट डिपॉजिट की, दैट वाज रिसीव फ्रॉम माय कस्टमर। तो कस्टमर से रिसीव हुई थी, मैंने बैंक में डिपॉजिट कर दिए, तो बैंक डेबिट यानी कि मैंने कैश बुक का बैंक कॉलम डेबिट कर दिया और अकाउंट रिसीवेबल के नाम से क्रेडिट कर दिया होगा। खैर, जैसे मैंने डिपॉजिट किया ऑब्वियसली बैंक ने भी इस ट्रांजैक्शन को अपने पास रिकॉर्ड कर लिया होगा और बैंक ने भी 100,000 से मेरे अकाउंट बैलेंस को बढ़ा दिया होगा डिपॉजिट्स के नाम से, या जो भी पर्टिकुलर्स ने लिखा हो, चेक नंबर वगैरह इधर ऑफ। है ये हमने ट्रांजैक्शन कर दी होगी। इसी तरीके से ड्यूरिंग द मंथ, ड्यूरिंग द पीरियड मैंने सप्लायर्स को कुछ पेमेंट की और लेट्स से मैंने 50,000 की मैंने पेमेंट की। 50,000 की जब मैंने पेमेंट की तो सप्लायर को मैंने पेमेंट कर दी होगी, अकाउंट पेबल डेबिट और बैंक क्रेडिट मैंने अपने पास यहाँ पर बैंक लेजर में पोस्ट कर दिया। जैसे ये पेमेंट भी होगी, बैंक वाले ने भी अपने पास से विड्रॉल्स के नाम से या पेमेंट के नाम से, विड्रॉल्स के नाम से या पेमेंट के नाम से यहाँ पर माइनस कर दिया होगा कि मेरे अकाउंट में से पैसे डिडक्ट हो गए। अच्छा, ये मैंने कुछ ट्रांजैक्शंस की जो कि बैंक वाले ने भी रिकॉर्ड कर लिया होगा। इसी तरीके से ये सारी ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द मंथ हो गई। अब मुझे जरा कैश बुक के लेजर का, कैश बुक के जो आपके बैंक लेजर है, इसका टोटल करें, जरा देखें कितना आ रहा है। इसका टोटल करके देखें जरा कितना आ रहा है। इसका टोटल करें जरा, कैश बुक के बैंक लेजर का टोटल करके देखें कितना आ रहा है। तो 5 लाख प्लस 1 लाख 6 लाख माइनस 50,000, तो उसका क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है। इसका क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 5,50,000। कितना क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है? 5,50,000 का क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है। क्या मतलब कि मैं ये कह रहा हूं कि एज पर द कंपनीज रिकॉर्ड मेरे अकाउंट में 5.5 लाख रुपए, 5,50,000 रुपीज मौजूद है। अब आए जरा देखते हैं बैंक स्टेटमेंट का टोटल कितना आ रहा है। सर ऑब्वियसली ये आएगा, चेक तो करें। 5 लाख प्लस 1 लाख दैट इज 6 लाख माइनस 50,000 that is 5,50,000 and minus 10,000 that is 5,40,000। 5,40,000। सर ये क्या हुआ? यानी कि हमारे कैश बुक के मुताबिक मेरे अकाउंट में पड़े हुए 5.5 लाख, 5,50,000। बैंक वाला कह रहा है कि आपके अकाउंट में 5,40,000 मौजूद है। सर ये डिस्प्यूट अराइज हो गया, बैलेंस डिफरेंट आ रहा है। हाँ आ रहा है, आए जरा रिकंसाइल टैली करने की कोशिश करते हैं। मुझे पता है क्या ओपनिंग बैलेंस 5 लाख हमने रिकॉर्ड किया था, बैंक वाले ने रिकॉर्ड कर लिया। यस सर बिल्कुल रिकॉर्ड कर लिया। इसी तरीके से अकाउंट यानी कि मैंने कुछ अमाउंट डिपॉजिट की थी 100,000 की, क्या बैंक वाले ने इसको अपने पास रिकॉर्ड कर लिया? बिल्कुल परफेक्टली करेक्टली अपडेट कर दिया है। हमने कुछ पेमेंट की थी सप्लायर को 50,000 की, क्या बैंक ने इस 50,000 की पेमेंट को अपने पास अकाउंट फॉर कर दिया है? 100% एक्यूरेटली अकाउंट फॉर कर दिया है। अच्छा, इसके अलावा कैश बुक में कोई ट्रांजैक्शन नजर नहीं आ रही। हाँ, लेकिन ट्रांजैक्शन बैंक स्टेटमेंट में नजर आ रही। वो क्या कि सर बैंक चार्जेस, ये ट्रांजैक्शन बैंक स्टेटमेंट में अपीयर हो रही है लेकिन कैश बुक में अपीयर नहीं हो रही, कैश बुक के अंदर अपीयर नहीं हो रही। तो इसका मतलब ये कि बैंक चार्जेस है क्या? बाय द वे बैंक चार्जेस किसको कहते हैं कि बैंक ने आपकी कोई सर्विसेज प्रोवाइड की होंगी, जैसे एटीएम है, ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग है, इस तरह की कोई सर्विसेज आपको प्रोवाइड की होंगी जिसकी अमाउंट बैंक ने अपने पास से डिडक्ट कर दी है। तो क्या बैंक ने कोई गलत काम किया? नहीं, ये बैंक के हक हलाल हराम के पैसे हैं। ऐसे ही इसका मतलब ये कि बैंक ने बिल्कुल परफेक्टली माइनस किया। 10,000 बैंक का राइट बनता था, उसने डिडक्ट कर दिया। बैंक ने कोई गलत काम नहीं किया, बैंक अपने पास रिकॉर्ड कर चुका है। रिकॉर्ड नहीं हुआ तो कहां पे रिकॉर्ड नहीं हुआ? जी बिल्कुल कैश बुक में। अपडेट नहीं हुआ तो कहां पे अपडेट नहीं हुआ? बोले बोले जी, कैश बुक के अंदर अपडेट नहीं हुआ। इसका मतलब मुझे अपडेट करना पड़ेगा। कहां पे अपडेट करना पड़ेगा? बोले हाँ जी बिल्कुल, कैश बुक के अंदर अपडेट करना पड़ेगा। इसका मतलब ये कि मुझे अब कैश बुक के अंदर अपडेट करना पड़ेगा। सो मैं एक काम करता हूं, मैं भी कैश बुक के अंदर या बैंक स्टेटमेंट के अंदर कोई चेंजेस नहीं कर रहा। मैं पहले एक काम करता हूं, अपनी वर्किंग करके टैली तो कर लूं। क्या मेरे पास यहाँ पे जो बैलेंस में डिफरेंट आ रहा है या डिफरेंस आ रहा है, क्या ये इसी वजह से है? आया जरा पहले मैं इसको वर्कआउट कर लूं। तो मैंने यहाँ पे अपने पास सबसे पहले कैश बुक का बैलेंस लिखा और यहां पे मैं लिखूंगा बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस। कैश बुक का बैलेंस कितना आ रहा है? दैट इज 5,50,000 और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस कितना आ रहा है? दैट इज 5,40,000। ये क्या है? ये अनएडजस्टेड बैलेंसेस मेरे पास यहां पर दे रहा है दोनों के।
अच्छा, अब गलती क्या नजर आई हमें? गलती तो नहीं कहेंगे, डेफिशिएंसी क्या नजर आई है कि 10,000 की अमाउंट बैंक स्टेटमेंट में डिडक्ट हो चुकी है, लेकिन ये ट्रांजैक्शन हमने कैश बुक में अपडेट नहीं की। सो एक काम करते हैं, हम कैश बुक में अपडेट करके देख लेते हैं। कैश बुक में अपडेट करके देख लेते हैं। तो 10,000 हमने क्या किया, कैश बुक में से माइनस कर दिया, और जैसे ही हमने माइनस कर दिया, कैश बुक का अपडेटेड बैलेंस हो गया 5,40,000, और इत्तेफाक कि बैंक स्टेटमेंट का अपडेटेड बैलेंस भी कितना है, 5,40,000। इट मींस ये दोनों बैलेंसेस इक्वल हो गए? नहीं, ये दोनों बैलेंसेस टैली हो गए? नहीं, ये दोनों बैलेंसेस रिकंसाइल हो गए हैं। इट मींस दैट वाज द डिफरेंस। ये क्या था? ये बैंक चार्जेस था जो कि अपडेट नहीं था। हमने जैसे ही इसको यहां पे अपडेट किया, हमारे बैलेंसेस टैली हो गए। इट मींस ये आइडेंटिफाई हो गया कि दैट वाज द रीजन जिसकी वजह से आपका बैलेंस इक्वल नहीं हो रहा था। अब हम इसको जाके अपडेट करेंगे। मैं फिर कह रहा हूं, मैंने ये जो वर्किंग की है, इस वर्किंग को हम कहते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, या इसको नॉर्मली प्यार से BRSP कहा जाता है। मैं फिर अपडेट कर रहा हूं, मैंने कैश बुक के अंदर अपडेट नहीं किया। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैंने कैश बुक में अपडेट नहीं किया, मैंने बैंक स्टेटमेंट में अपडेट नहीं किया। एक तीसरी वर्किंग, एक तीसरा डॉक्यूमेंट, एक तीसरी वर्किंग में यहां पे कर रहा हूं, उसको हम कहते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। जब मैंने ये एडजस्टमेंट पुट की, मुझे पता चल गया कि यस, दैट वाज द रीजन जिसकी वजह से मेरे दोनों बैलेंसेस टैली नहीं हो रहे थे। अब मैं जाके कैश बुक में अपडेट करूंगा। क्या ये बात समझ आ रही है इसके अंदर? तो इसका मतलब ये कि ये जो वर्किंग है, इसको हम कहते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो हमारा जो चैप्टर है, जो हमारा टॉपिक है, उसका नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। सो व्हाट इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट? इट इज बेसिकली आप नोट करना चाहे तो डेफिनेशन भी नोट कर ले। इट इज बेसिकली अ कंपैरिजन ऑफ कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट। यानी कि कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट का हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं। हम इसको जब कंपेयर कर रहे होते हैं, कंपेयर करके डिफरेंसेस को हाईलाइट करते हैं। सो दैट इज नोन एज व्हाट बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। प्रैक्टिकली स्पीकिंग, जब भी हम प्रैक्टिकली देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, तो उनके नॉर्मली ये कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट के बैलेंसेस के डिफरेंस आते हैं। और ये जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है, इट्स नॉट दैट कि ये वंस इन अ ब्लू मून बनाई जाएगी या महीने में एक बार। नॉर्मली बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं, कैश का इतना इनफ्लो आउटफ्लो होता है कि ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट BRS ये डेली बेसिस पे बनाई जाती है। यानी कि आज ये डे एंड पे 5-6 बजे जब आपकी ट्रांजैक्शन वाइंड अप हो जाती है, देन फिर एक बंदा, एक एम्प्लॉय अलग से अपॉइंट किया जाता है, जो कि नॉर्मली उसका काम ये होता है कि वो पूरी BRS प्रिपेयर करता है, यानी कि रिकंसाइल करता है अपने कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस को। सो एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, सर ये बैंक स्टेटमेंट जो है ये कहां से मिलेगी? ये बैंक वाला आपको प्रोवाइड करेगा। सर कब मिलती है? मंथली बेसिस पे भी मिल सकती है और इवन डेली बेसिस पे भी मिल सकती है। और अब तो नॉर्मली इंटरनेट बैंकिंग है, तो आप मिनट्स के हिसाब से भी आप बैंक स्टेटमेंट जो आप ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इट मींस ये बैंक स्टेटमेंट आपको ऑन हैंड अवेलेबल होगी इंफॉर्मेशन है। दूसरी बात, सर मैं अगर यहाँ पे एक और बात देखूं, तो जो मेरे पास बैंक अकाउंट्स है, जब भी मैं किसी बैंक में अकाउंट ओपन करने जाता हूं, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स होते हैं। एक आपके पास कहलाता है करंट अकाउंट, एक आपके पास कहलाता है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। नॉर्मली ये दो और भी है, सेविंग अकाउंट, PLS अकाउंट, लेकिन ये दो हमारे भी मेजर अकाउंट्स है, दैट इज करंट अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। करंट अकाउंट में क्या फीचर है, करंट अकाउंट और डिपॉजिट अकाउंट में क्या फर्क है? तो करंट अकाउंट का पहला फीचर, नो लिमिटेशंस ऑन विड्रॉल। नंबर 2, दूसरा इंटरेस्ट फ्री अकाउंट है। इंटरेस्ट फ्री अकाउंट क्या मतलब? इस अकाउंट में अगर आपने करंट अकाउंट ओपन किया हुआ है तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट फ्री अकाउंट है एंड नो लिमिटेशंस ऑन विड्रॉल्स, कि अगर आप विड्रॉ करना चाहते हैं तो कोई लिमिटेशन नहीं है। आप महीने में 10 मरतबा विड्रॉ करें, 40 मरतबा विड्रॉ करें, पूरा अकाउंट आप खाली कर दें, कोई लिमिटेशन नहीं है और कोई इंटरेस्ट भी नहीं दिया जाता। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में नॉर्मली क्या होता है, विड्रॉल्स पे लिमिटेशंस होती हैं, लिमिटेशंस ऑन withdrawals। एंड नंबर 2, दूसरा इंटरेस्ट बेस्ड है,
यानी कि अगर आपने फिक्स डिपॉजिट अकाउंट ओपन करा है तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, एंड लिमिटेशन ऑन विड्रॉल है कि आप विड्रॉ नहीं कर सकते अमाउंट, आपको टाइम पीरियड दिया जाएगा 5 साल 2 साल 6 साल जो भी है, तो उस टाइम पीरियड तक आप अमाउंट विड्रॉ नहीं कर सकते। ये 2 तरह के आपके पास अकाउंट्स होते हैं। अब सवाल ये कि सर ये जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाई जाती है ये करंट अकाउंट के लिए बनाई जाती है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट के लिए? तो माइंडेड, ये करंट अकाउंट के लिए बनाई जाती है। किसके लिए बनाई जाती है? ये करंट अकाउंट के लिए। क्यों? क्योंकि सर करंट अकाउंट में विड्रॉल्स पे कोई लिमिटेशंस नहीं है। जब लिमिटेशंस नहीं है तो अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस होंगी। जब अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस हैं तो फिर इसका मतलब ये कि डिस्प्यूट अराइज होंगे, बैलेंसेस टैली ना करें शायद। लेकिन जब फिक्स डिपॉजिट अकाउंट की बात करता हूं, सो देयर इज लिमिटेशंस ऑन विड्रॉल। विड्रॉल होगी नहीं, यानी कि ट्रांजैक्शंस ही नहीं होंगी, एक्टिविटीज ही नहीं होंगी, इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ही नहीं होगा। जब इनफ्लोज और आउटफ्लोज ही नहीं है तो उसका मतलब फिर मुझे बैलेंस रिकंसाइल करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो याद रखिएगा, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड फॉर करंट अकाउंट्स, यानी कि जो बीआरएस बनाई जाती है वो करंट अकाउंट की बनाई जाती है। नॉर्मली हम डिपॉजिट अकाउंट या फिक्स डिपॉजिट अकाउंट की बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर नहीं करते। आई होप यहां तक बात क्लियर भी होगी। सो आई रिकॉल अभी तक मैंने क्या डिस्कस किया है, व्हाट इज कैश बुक एंड व्हाट इज बैंक स्टेटमेंट। कैश बुक कौन बनाता है, बैंक स्टेटमेंट कौन बनाता है, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट के बैलेंसेस टैली नहीं कर रहे होते हैं, रिकंसाइल नहीं कर रहे होते हैं, तो उसके लिए हम एक तीसरी वर्किंग करते हैं, उसका नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। और हम यहाँ पे वेरीफाई कर रहे होते हैं कि क्या हमारा कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस इक्वल हो रहा है या नहीं हो रहा। आई होप यहां तक बात क्लियर भी होगी। अच्छा, अब करना क्या है सर, रिकंसाइल करना है। तो रिकंसाइल करने के लिए तो हम वर्किंग करेंगे, लेकिन पहले कुछ और बेसिक बातों को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब यहां पे बेसिक चीज हमारे पास क्या है कि मेरे पास कैश बुक है और एक है मेरे पास बैंक स्टेटमेंट। कैश बुक कंपनी बना रही है, बैंक स्टेटमेंट बैंक बना रहा है। अच्छा, एक जनरल सी बात है कि जब मैं यहां पर कहता हूं कि मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया, बैंक बैलेंस बढ़ गया, तो नॉर्मली हम करते क्या है, हम बैंक को डेबिट कर देते हैं, बैंक को डेबिट कर देते हैं। इट मींस अगर बैंक डेबिट हो रहा है दैट मींस बैलेंस बढ़ रहा है। बैंक अगर डेबिट हो रहा है इसका मतलब बैलेंस बढ़ रहा है, यानी कि बैलेंस इंक्रीज हो चुका है। इसी तरीके से जब मैं कहता हूं बैंक क्रेडिट हो गया है तो उसका मतलब यह है कि बैलेंस डिक्रीज हो चुका है। आई होप कि ये बात आपको पता होगी, इसमें कोई रॉकेट चीज नहीं है कि जब मैं कह रहा हूं कि बैंक डेबिट तो उसका मतलब बैलेंस बढ़ गया है, और मैं कह रहा हूं बैंक क्रेडिट इसका मतलब बैलेंस कम हो गया है, डिक्रीज हो गया है। ऐसा क्यों? मैं नॉर्मली आपका बैंक है क्या, बैंक आपका एसेट है, बैंक आपका एसेट है, और एसेट इंक्रीज डेबिट, एसेट डिक्रीज क्रेडिट। तो ये आपके पास यहां पर हमने एक बिल्कुल जो ऐसी चीज जो हम पहले से देखते हुए आ रहे हैं।